अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो है टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर को हमने ओ लेवल्स में देखा था पीरियोडिक टेबल के नाम से। तो पहली बात ये है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है आपको पता है कि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन नंबर या इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के हिसाब से। फिर इसमें आपको पता है कि ग्रुप्स होते थे आपके पास जिनको हम फैमिली भी कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम होते थे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स से। ग्रुप नंबर इंडिकेट क्या करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 तो उसके आउटर में 1 होगा, ग्रुप 7 उसके आउटर में 7 होगा। फिर क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद हमारे पास पीरियड आ जाते हैं। थोड़ा सा स्पीड में लिखती जा रही ताकि ये चीज हमने पढ़ी हुई है, सबको सारे बच्चों को पता है तकरीबन इसके बारे में। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उनको पीरियड कहते हैं। 7 पीरियड है हमारे पास। और पीरियड नंबर इंडिकेट क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल नंबर इंडिकेट करता है। मतलब अगर हम जो है थर्ड पीरियड की बात करें इसका मतलब उसमें 3 शेल्स होंगे, और फोर्थ पीरियड की बात करें इसका मतलब उसमें 4 शेल्स होंगे। इनमें जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती बल्कि ट्रेंड्स होते हैं। तो दे शो पर्टिकुलर ट्रेंड्स जिसमें इंक्रीज कर रहा होता है और डिक्रीज कर रहा होता है। कोई मेटालिक कैरेक्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, तो देयर आर फ्लक्चुएशंस उसमें चल रही होती है। इसके बाद एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया था। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ा दिया था कि इनकी जब कन्फ्यूजन लिखते थे, जिनकी कन्फ्यूजन s पे खत्म होती है, s ऑर्बिटल पे, उनको हमने s ब्लॉक कह दिया था। एलिमेंट्स हुज कन्फ्यूजन एंड ऑन s ब्लॉक, s ऑर्बिटल उनको हम s ब्लॉक कहते हैं। s कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। या तो s1 हो सकता है या फिर s2 हो सकता है, s3 नहीं हो सकता। इसलिए इसमें ग्रुप भी 1 2 ही आते हैं। एक ग्रुप 1 आ जाता है और एक ग्रुप 2 आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस वन इज s1 पे अगर कन्फ्यूजन खत्म होगी तो ये ग्रुप 1 हो गया, और s2 ग्रुप 2 हो गया। इन सारे एलिमेंट्स की कन्फ्यूजन इस पे खत्म होती है। p में क्योंकि 6 आ सकते हैं, p में p1 भी हो सकता है, p2 भी हो सकता है, p3 भी हो सकता है, p4 भी हो सकता है, p5 p8 p6 p, तो 6 मैक्सिमम आ सकते हैं। इसलिए यू कैन सी हियर कि 6 ग्रुप्स है इसमें। तो वो एलिमेंट्स जिनकी कन्फ्यूजन p पे खत्म होती है दे आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड वो एलिमेंट्स जिनकी कन्फ्यूजन d पे खत्म होती है उन्हें हम कहते हैं d ब्लॉक एलिमेंट्स। d हमारे पास ये थे ट्रांजिशन जिनको हम ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं। तो p ब्लॉक की डेफिनेशन, सिमिलरली d ब्लॉक की डेफिनेशन, f है नहीं हमारे पास, उसको हमने छोड़ दिया। s जो है इस पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे जो पड़े होते हैं एलिमेंट्स, वो जो 2-3 लाइन नजर आती है आपको वो। इसके बाद पीरियोडिसिटी एक चीज है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पीरियोडिकली का मतलब होता है कि किसी चीज का रिपीट होना विद फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे फिक्स्ड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर है। मतलब अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स जो हैं एक उस पे रखे हो, एक लाइन में रखे हो, उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया हो, तो जो प्रॉपर्टी यही शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा, वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा। इसका मतलब अगर इनको हम गौर से देखें तो इनमें जो चेंज आ रहा है दैट इज 8 का। सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ चेंज आ रहा है दैट इज 8 का। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर फिक्स्ड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये इसमें नहीं जरूरी, ये आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। हीलियम होता है आपके पास, उसके बाद नियोन है, उसके बाद आर्गन है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 2, इसका 10 है, जबकि इसका 18 है। यू कैन अगेन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8। तो हर 8 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। आप नो, मतलब आप बीइंग केमिस्ट जो है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं इसको कि एक्चुअली शेल चेंज होता है तो दोबारा से कंफ्यूजन, जब न्यू शेल में फिलिंग स्टार्ट होगी तो उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो उनकी सिमिलर हो जाती है। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक इसके केमिकल रिएक्शंस में और एक फिजिकल ट्रेंड्स है। फिजिकल ट्रेंड्स जो है हमने ओ लेवल्स में इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको एएस के एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको 3 फिजिकल ट्रेंड पढ़ा दिए थे। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था, एक आयनिक रेडियस पढ़ा दिया था, एक एनर्जी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि हमने बॉन्डिंग नहीं की थी उस वक्त। एंड दूसरी चीज थी कंडक्टेंस, वो भी बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो वो नहीं हमने करवाया था। बहरहाल इसका छोटा सा रिकैप है, ये बिल्कुल वहां से एक्सट्रैक्टेड पेजेस है, और आप जो है पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में हमने समझाया था। इसकी डेफिनेशन जो है, अब जल्दी में स्पीड में जाएंगे, तो हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर किसी चीज का फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसकी बॉन्ड लेंथ हमने मेजर की और इस तरीके से इसकी बॉन्ड लेंथ की मेजरमेंट करने के बाद पता चला कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इस केस में हमने जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ मेजर की तो पता चला कि ये आ रही है 10 नैनोमीटर। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बॉन्ड लेंथ को तो मेरे पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। 5 विल बी एटॉमिक रेडियस। और ये जो assumption थी हमारे के पास कि ये इस तरीके से जुड़ा है। अब इसके बाद जब हाइड्रोजन का रेडियस आपको मिल गया, इसके बाद आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसको जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आप इसको पहले जोड़ दें फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ, दूसरा आप इसको जोड़ दें ब्रोमीन के साथ। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन दोनों के दरमियान की बॉन्ड लेंथ आप निकाल लें। ये बॉन्ड लेंथ, सिमिलरली ये वाली बॉन्ड लेंथ, लेट्स से इट इज 140 एंड लेट्स से इट इज 180। तो इसमें से यू नो वेरी वेल कि ये पार्ट जो है इसका, एक तो हाइड्रोजन का पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट बॉन्ड लेंथ। सिमिलरली दिस पार्ट इज फिक्स्ड। इसमें से आप इसको माइनस कर दें 5 को, इसमें से भी 5 को माइनस कर दें तो 135 रेडियस आ जाएगा किसका, क्लोरीन का। इस तरीके से 175 रेडियस किसका आ जाएगा, ब्रोमीन का। ये एक्चुअल नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस बेस पे हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। नाउ जब हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस का आप जो है ग्राफ बनाओ तो आपको मार्किंग स्कीम में नजर आएगा कि आर्गन का रेडियस अनयूजुअली हाई होता है क्योंकि नोबल गैस का रेडियस निकाला नहीं जा सकता। ये बात हम जो है थोड़ा सा आगे जाके फिर बात करते हैं। हमें एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखना है, ग्रुप में क्या होता है। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ते हैं। तो ये वाली बात आप देखें, ये हमने पढ़ा था, नीचे पढ़ते हैं। उसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं नीचे एंड शील्डिंग फैक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो है फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स वीक हो जाती है, तो साइज एक्सटेंशन पे चला जाता है। किसी भी ग्रुप में यू विल सी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है जी। और इसकी जो रीजनिंग है वो लिखा है हमने यहाँ पे, शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में साइज छोटा होता है, डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन शेल सेम रहते हैं। जब शेल सेम रहेंगे तो उसमें न्यूक्लियर पुल जो है बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सोडियम रखते हैं, यहाँ पे आपके पास नियोन है और आर्गन है, इसमें आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास आर्गन में जिनमें 18 है आपके पास, सॉरी आर्गन 18। अगर इसके शेल देखें तो आप 2, 8 एंड 1, इसमें 2, 8 एंड 8, 3 शेल इसमें, 3 शेल इसमें। मतलब ऐसा होगा कि इसका और इसका साइज जो है तकरीबन इट शुड रिमेन सेम क्योंकि 3 शेल आ रहे हैं। एक शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया एंड तीसरा शेल हो गया। उसमें भी 3 शेल होते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका, यहाँ से क्रॉस सेक्टर। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, तो डिक्रीज करता है साइज। उसकी वजह क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। आप 4 से देखें तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 18 है, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं ग्रेजुअली, while shell remains same. Nuclear pull on outer electron increases, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती है, साइज डिक्रीज करता है। इस वजह से अगर इसका हम एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ आएगा। अब मुसीबत यहाँ पे छोटी सी ये है कि जो बच्चे डेटा बुकलेट से उठा के बनाते हैं, नॉर्मली बना सकते हैं, तो मसला नहीं है। तो आप जो है ये जरूरी नहीं इसको फॉलो करें। आप जो है जब ट्रेंड शो करना हो तो 1 मार्क के लिए आपके पास आता है। अगर 1 मार्क के लिए आपके पास आता है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जो बच्चे डेटा बुकलेट से बनाते हैं दे विल फाइंड कि ये यहाँ पर होता नहीं है, एक्चुअली ये यहाँ पर होता है। ये इतना बड़ा साइज इसका कैसे हो गया, हालांकि क्रॉस द पीरियड तो डिक्रीज करता है, और ये पढ़ाया भी हमने, ये पूछा भी ये जाता है, आईई का भी ताल्लुक इसी से आपको पता है। ये एक्चुअली वांडरवॉल रेडियस है, वांडरवॉल रेडियस। आर्गन या नोबल गैस जो है किसी से बॉन्ड नहीं बनाती, तो जब बॉन्ड नहीं बनाती तो उनके दरमियान होगा क्या, ये आर्गन का एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, के न्यूक्लियाई हो गए, और इनके दरमियान ये इसका साइज है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे आर्गन का साइज है। तो वो करते क्या है, जब ये बॉन्ड नहीं बनाते तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है एक्चुअली दिस इज, दे हैव अ वंडरफुल फोर्सेस बिटवीन देम। अब वंडरफुल फोर्स की बेस के ऊपर वो इसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ना, ये वाली, ये बॉन्ड लेंथ बनी हुई है इसमें, लेट्स से 25 40 बनी हुई है, तो वो इसको हाफ कर देते हैं, तो इसका 20 आ जाएगा। तो एक्चुअली दे आर इन दिस रॉन्ग वे, दे हैव हैड टू एज्यूम द साइज लाइक दिस, इतने बड़े साइज को वो एज्यूम करते हैं, एक्चुअली उसका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू दिस साइज, एक्चुअल साइज इज टू स्मॉल। तो वांडरवॉल रेडियस उसने साथ लिखा होता है, ठीक है। तो आप ये बनाए तब भी करेक्ट है, आपको मार्क स्कीम में ये नजर आएगा, और अगर आप इधर बना रहे तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनाना मेरे ख्याल में इसलिए सही है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आईई सबसे ज्यादा आर्गन की क्यों है, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी जिसकी वजह से इसका साइज छोटा है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड जो ट्रेंड है वो है आयोनिक रेडियस। तो ये आपके पास पूरा ग्राफ बना है, डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं, क्रॉस द पीरियड भी डिक्रीज करते हैं, और दोनों की एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। आयोनिक रेडियस में ये बात क्लियर कर दें कि एटम जो होते हैं, एटम से जब केटाइन बनता है उसका साइज छोटा हो जाता है क्योंकि उसका शेल खत्म हो जाता है, और एटम से जब एनाइन बनता है उसका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं, जबकि प्रोटॉन तो नहीं होते, जिस वजह से फोर्स वीक हो जाती है। तो केटाइनिक रेडियस, केटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, देन एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियर पुल, नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज कर जाते हैं एंड न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाता है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। इस तरीके से एनाइन में क्या होता है, एनाइन में जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये क्लोरीन का एटम था, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पे जो है प्रोटॉन तो उतने ही थे, वो उसको होल्ड नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये एक्सपेंशन पे चला जाएगा, इसका साइज जरा बड़ा हो जाएगा। ये बात भी आपको शॉर्टकट में बताई थी, मतलब एमसीक्यूज करने के लिए आपके लिए है कि नंबर वन कि अगर प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन से तो उस वक्त नेगेटिव चार्ज आएगा। इस बेस के ऊपर हम ये कह देते हैं कि मोर पॉजिटिव तो उसकी वजह से स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, एंड मोर नेगेटिव जितना होगा उतना ही लार्जेस्ट हो जाएगा व्हेन एवर यू नीड टू कंपेयर, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा होगा। तो आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप देखें तो ये यहाँ पर हमने अगर गौर से देखें तो ये मेटल थे, दे नीड टू लूज, लूज करेंगे तो ऐसे आयंस बन जाएंगे। अब इन आयंस को ये जो रेड वाले बने हुए सारे आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे की तरफ अब भी इंक्रीज कर रहे हैं, वजह वही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके से ये एटम था, इसका जब एनाइन बनेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, और इस सिर्फ एनाइन के साइज को अगर हम कंपेयर करें तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसमें भी सेम वजह है कि नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपेंशन पे चला जाएगा। अक्रॉस द पीरियड में साइज का डिक्रीज करेगा लेकिन एक जगह पे जंप आ जाएगा। बस आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कि किसके ऊपर चार्ज कितना आता है, दैट इज सिंपल। अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ लिखा मैंने सोडियम, इस पे चार्ज +1 होता है, मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है, सिलिकॉन के ऊपर कुछ भी चार्ज होता है प्लस माइनस पे छोड़ देते हैं हम लोग, P-3 होता है, S-2 होता है एंड Cl-1 होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसके एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। वैसे भी आपको शॉर्टकट में पता है कि सबसे बड़ा साइज इसका होगा और सबसे छोटा साइज इसका होगा, वैसे भी शॉर्टकट में आपको अंदाजा होगा। फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए
इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जबकि यहां पर आते हैं तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर इसको हम कंफ्यूज करें तो इसमें बन जाएंगे 2 8 एंड 8, 3 शेल बनते हैं इसमें, 2 8 2 शेल बनते हैं। इसका मतलब इनका जो साइज होगा वो छोटा होगा। अगर हम डिफरेंट यूज कर लेते हैं, इनका साइज छोटा होगा जबकि इनका साइज जो है वो बड़ा होगा। और फिर कंपेयर करें आप इसमें इनको, तो इनमें से किसका साइज छोटा हो जाएगा? इनमें से साइज इसका छोटा हो जाएगा। क्यों? ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अक्रॉस द पीरियड दे हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे फोर्स कम होगी, यहाँ पे फोर्स और कम होगी, तो जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर सोडियम को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम का साइज से छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इससे भी छोटा हो जाएगा। The same reasoning is here, same number of electrons and increasing number of protons। यहाँ पे attraction ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा कम होगी और यहाँ पर बहुत कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी साइज जो है इनका वो डिक्रीज करेगा, ऐसा हो जाएगा। तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट हो गए। अब सिलिकॉन जो है आपकी मर्जी है उसको कहाँ पे आपने रखना है। अगर सिलिकॉन +4 लेते हैं, अगर आप +4 लेते हैं या फिर आप -4 लेते हैं, अगर +4 लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट। अगर -4 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ इसके साथ, ये +4 के हिसाब से और ये -4 के हिसाब से। अगर आप इसको माइनस में लेके जाते हैं तो आपको ग्राफ कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, इस तरीके से आयनिक रेडियस ग्राफ आ जाएगा। और +4 से लेंगे तो फिर दूसरी तरफ से जाएगा। तो ये हमारे पास ये पूरी की पूरी जो मैंने कहा है वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किस चीज से? इसका रिलेशन है एटॉमिक रेडियस से। अगर रेडियस छोटा होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर रेडियस बड़ा होगा तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन जिसको निकलना है वो अवे हो जाएगा। इसलिए किसी भी ग्रुप में आई जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, वजह नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, या न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हमारे पास डिक्रीजिंग उसका आ जाएगा। तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। आप इसको पहले भी कहा था आपको 4 पॉइंट लिखने। नंबर 1 क्या पॉइंट हो जाएगा? डिक्रीजेस लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि शेल्स बढ़ते हैं। नंबर 3 शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है। एंड फिर आके ले देंगे लेस या शील्डिंग फैक्टर, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, ये लिखेंगे। तो ये मार्क करेंगे, पीछे लिखा हुआ है इसका। अक्रॉस द पीरियड क्योंकि साइज छोटा हो रहा होता है इसलिए आई बढ़नी चाहिए, बढ़ती तो है लेकिन 3 एक्सेप्शंस होती हैं, 3 इसमें फ्लक्चुएशन आती हैं। नंबर 1, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू एस के, ये आपको दिखा देते थोड़ी देर में। एंड लेस एनर्जी और मोर एनर्जी। हाफ फील्ड मिनिमम रिपल्जन की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड फुल फील्ड जो है वो जरा मोस्ट स्टेबल होते हैं, उसकी वजह उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें लिखना उसका साइज सबसे छोटा होगा इसलिए। तो अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, हमारे पास जो 3 पंगे आएंगे वो इनकी कन्फिग्रेशन की बेस के ऊपर आएंगे। इसकी कन्फिग्रेशन S1 है, 3S1, दिस इज 3S2, दिस इज 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5 एंड 3P6। आपको जो पंगे मिलेंगे वो मिलेंगे, एक इसमें मिलेगा P6 में, एक P3 में मिलेगा और एक P1 में मिलेगा। वरना इसकी स्ट्रेट लाइन चल रही होती है। आप जो है इसको रफ सी में बनाने की बता देता हूँ आपको, पहले ही बताई थी आपको। ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इंक्रीज करेगी, ठीक है, ऐसी लाइन हो गई। अब जो है पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। ये कम क्यों हो जाएगा इसकी वजह देख लें अभी आप। अगर आप वो जो हमने एनर्जी प्रोफाइल बनाई थी
तो यहाँ पे 1s हो गया मेरे पास, यहाँ पे 2s हो गया, सॉरी क्वांटम नंबर 1 एंड क्वांटम नंबर, चले 2s हो गया। इसके बाद जो है 2s के बाद 2p जो है थोड़ा सा ऊपर होता है इससे, 2p यहाँ है, 2s यहाँ पे। सिमिलरली 3s यहाँ पे होगा, तो 3p जो है इससे ऊपर होगा और 3d और ऊपर होगा। और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होता है जो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नो वेरी वेल के नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर, तो ये फोर्स जो है जरा स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि ये थोड़ा सा अवे होने की वजह से इसकी फोर्स इसके दरमियान कम हो जाएगी। तो पहला मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर तो S से निकल रहा था, 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना था, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स। But if you are removing from 3p, it means this is away from the nucleus, so less energy required to overcome the forces. इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, जरा अपनी पोजीशन से जरा कम हो जाएगी। ये बाकी सारे फिर p से निकल रहे हैं, ये भी p से निकल रहा है, इसकी एनर्जी अनयूजुअली थोड़ी सी हाई हो जाएगी क्योंकि हाफ फील्ड है, मिनिमल कर देंगे, स्टेबल हो गया। और ये जो है बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। इस लाइन को अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आप इसमें, तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। तो वो 3 बन गए आपके सामने। ये सबसे टॉप पे इसलिए चला गया क्योंकि इसका साइज जो है पूरे ग्रुप में, पूरे पीरियड में साइज इसका सबसे छोटा है, एंड न्यूक्लियर पुल इसका सबसे हाई है, जिस वजह से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसलिए IE सबसे ज्यादा हो गई। So this was P6, this was P3 and this is P1। ये 3 पंगे होते हैं, तो ये IE का ग्राफ था। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने पढ़ा था इससे पहले, लेकिन आपको बॉन्डिंग में ये बात बता रही थी आपको कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को होगा क्या। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करते हैं कि बॉन्डिंग किस किस्म की है। तो हालांकि ग्रुप है नहीं, लेकिन ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने ग्रुप्स को भी डिस्क्राइब किया और जो है अक्रॉस द पीरियड भी डिस्क्राइब किया इसको। सबसे पहले हम ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में हमारे पास स्टेयर किस लगी होती है, कुछ मेटल्स के ग्रुप होते हैं 1 2 3, और नॉन मेटल ग्रुप होते हैं ग्रुप 1 2 और ग्रुप 7 6 7 8, ऐसे कुछ ग्रुप जो होते हैं हमारे पास वो नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल्स में अगर हम जो है एग्जांपल बना लें ग्रुप 1 को और नॉन मेटल ग्रुप 7 को, तो हम पूरा पीरियोडिक ट्रेंड लिख सकते हैं। जब हम लिखते हैं किसी जगह पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो आपको बताया था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना होता है। आपको स्टार्ट करना होता है स्ट्रक्चर से, कि स्ट्रक्चर जॉइंट है या सिंपल। उसके बाद हम उसकी बॉन्डिंग बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि बॉन्डिंग किस चीज पे डिपेंड करती है, फिर हम बताते हैं कंपैरिजन, तो फिर जाके हमारी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स, तो मेटल्स में आपको पता है कि हम ग्रुप 1 को एग्जांपल बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये सोडियम हो गया, ये दूसरा सोडियम हो गया, इस तरीके से ये पोटेशियम हो गया और ये दूसरा पोटेशियम हो गया। इनको, इनके साइजेस थोड़े से इसके बड़े होते हैं, साइज इसका बड़ा साइज हो जाएगा, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज भी छोटा होगा। जब छोटे होंगे तो काफी पास हो जाते हैं, जब बड़े होंगे तो थोड़ा सा दूर रहेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर दिया, इसने भी डीलोकलाइज कर दिया, इसने भी और इसने भी। अब इसमें मेटालिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक एक एटम डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अब इनके दरमियान जो है अट्रैक्शन बनेगी, तो अट्रैक्शन जो है यहाँ पर और यहाँ पर ये साथ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ साइज बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है और साइज, इनका जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे कि तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव अ जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर। अब आपको पता है मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे, वो तो सेम है सब में, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। फिर चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज में सेम है, और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन द ग्रुप
size of cations increases, so charge density decreases. Electrostatic forces between free electrons and metal ions decreases, thus less energy required to overcome forces. तो ये तो मेटल्स के लिए हो गया. नॉन मेटल की बात करते हैं अगर, तो नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल के हम उठा लेते हैं, ग्रुप 7 को एग्जाम्पल बना लेते हैं. तो हमारे पास फ्लोरीन है मॉलिक्यूल, हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है. आपको पता है ऊपर वालों का साइज छोटा होता है और नीचे वालों का साइज बढ़ जाता है. तो इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा. और फिर क्या करना है, हमें इन्हीं जैसी एक एक शक्ल और बनानी है. कॉपी और पेस्ट बना देते हैं यहाँ पे. इनके दरमियान जो फोर्स है, दैट फोर्स इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स. इनके दरमियान हल्की सी फोर्स होती है, जबकि यहाँ पर ये फोर्स जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. दिस फोर्स इज नोन एज वीक वैन डर वाल्स फोर्स. यहाँ पर भी वीक वैन डर वाल्स फोर्स है. वीक वैन डर वाल्स फोर्स जो आपको पता है किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड दूसरी चीज जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे वही स्ट्रक्चर से. दे हैव सिंपल molecular structure with only weak van der Waals forces. Down the group, number of electrons and surface area increases. So van der Waals becomes stronger. तो दोनों में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ और सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है. आपको पता है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्लोरीन के पास कम होते हैं, नीचे वो ज्यादा हो जाएंगे. और आखिर में 10 more energy required to overcome forces. तो ये तो हो गया ग्रुप का ट्रेंड हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ये सारी बात जो है आपके पास यहाँ पे नोट्स पे लिखी हुई है. अब जो है पीरियड में क्या होता है, पीरियड में देखना, पीरियड में ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ चले जाते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है तकरीबन 10 मार्क का भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, इसका ग्राफ ही कम से कम 2 या 3 मार्क का ग्राफ होता है. तो अक्रॉस द पीरियड जो है उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग. अक्रॉस द पीरियड चेंज होता है एलिमेंट्स में, और हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करने जा रहे हैं. तो ये हो गया पीरियड. हमारे पास सोडियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. देखिए इनकी कहानी अलग है. ये 3 मेटल्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, जबकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है. अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें तो मेटालिक बॉन्ड है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें तो मैक्रोमोलिक्यूल है ये, जबकि ये वाले जो है सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल. इसलिए इनमें जो फोर्स बन जाएगी दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स. वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एंड सरफेस एरिया के ऊपर. मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा,
एंड मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस के ऊपर। एंड मैक्रोमोलिक्यूल में साथ साथ एक बात लिखनी है कि वहां पर नेटवर्क है एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का। देखिए किसी आम मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में तो वीक फोर्सेज जो है ओवरकम होती है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, परमानेंट डायपोल होगी, वान डेर वाल्स। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए, और एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों अरबों होते हैं, और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी लिहाज से हम इसकी कैटेगरी करें अगर, तो हमारे पास मेटल्स जो हैं अगर यहाँ पर हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल आसमान पे चला जाएगा बहुत ऊपर, जबकि ये आ जाएंगे हमारे पास कुछ यहाँ पर। अब इनमें मेटल्स में अगर कंपेयर करते हैं तो मेटल्स में सोडियम मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम को उससे भी ज्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरह ग्राफ आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो हम इसको लाइन को इरेज कर देते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसा क्यों हुआ। इसका पार्ट 1 बन जाएगा कि सोडियम टू एल्यूमिनियम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे हैव giant metallic structure from sodium to aluminium. Number of free electrons increases and charge density of cations also increases. साइज छोटा होता जाएगा और चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो जिस वजह से चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। Electrostatic forces becomes stronger, so more energy required to overcome forces. मैंने सारे ग्रुप्स में एक शीट भेजी थी जिसमें मैंने मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर करवाए थे, उसमें आपको ये पॉइंट्स किसी के अप्लाई करने हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स की थी, तो मेरे ख्याल में सारे बच्चों का हाथ इस पे सेट होगा और ये लिख लेंगे। सेकंड जो है हमें लिखना है यहाँ पर सिलिकॉन। ये अनयूजुअल है, इसके लिए हम लिखेंगे इट हैज मैक्रोमोलिक्यूलर structure with network of strong covalent bonds. So high amount of energy is required. So high amount of energy required to overcome forces. तो ये तो हो गया हमारे पास मेटल एंड इसका। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। वान डेर वाल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, तो हमें इसका पता होना चाहिए कि इनमें किसमें मेल्टिंग, किसमें जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कम है, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सही पता होना चाहिए। फास्फोरस P4 होता है और S8 होता है, S8 क्लोरीन डाइटोमिक फॉर्म में होता है। आर्गन ऐसे ही होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग स्टार्ट करें हम, तो आपको पता है कि फास्फोरस के पास 15 होते हैं, एक फास्फोरस के पास, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्चुअली 60। इसके पास 16 होते हैं तो 8 के हो जाएंगे 128 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 17 होते हैं तो 2 के हो जाएंगे 34, जबकि इसमें जस्ट 18 ही होंगे। तो हम नीचे आएंगे फास्फोरस पे, लेकिन सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर बढ़ जाएगा इससे। क्लोरीन के इन दोनों से कम है तो क्लोरीन नीचे आ जाएगा इन दोनों से, और आर्गन जो है वो सबसे नीचे आ जाएगा। वो इसी बारीकी से इसको चेक करेगा एग्जामिनर कि फास्फोरस से ज्यादा इसका होगा
इसका दोनों से कम होगा और इसका बिल्कुल सबसे कम होगा। इनको अगर आप इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, उसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन में कोशिश करते हैं कि यहीं पे इसको यहीं पे लगा लेते हैं एंड पार्ट इसका 3 हो जाएगा, फ्रॉम फास्फोरस टू आर्गन। All they are simple molecules with only weak van der Waals forces. Sulfur has greatest number of electrons and surface area so its van der Waals forces will be stronger than others. So more energy required for melting of S8. आप इसमें आर्गन को भी एग्जाम्पल बना सकते थे, आर्गन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन थे। अब पूरा एक्सप्लेन करना तो वो तो लेंथी हो जाएगा, तो हम जो है इसको कॉम्प्रिहेंड करके तो कम से कम 3 मार्क का ये था हमारे पास, इस तरीके से कम एटलीस्ट 2 मार्क का ये था और 3 मार्क का ये था, तो हमारे पास 8 मार्क हो गए। और ये ग्राफ सिर्फ अगर आ जाता है तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 1 मार्क जो है वो इधर कंपैरिजन में देगा, हो सकता है इसको मिला के दे, हो सकता है इसके बगैर दे दे, और 1 या 2 मार्क आपके पास इसके कंफर्म है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना होगा तो 2 या 3 मार्क का तो सिर्फ ग्राफ ही है। तो ये हमारे पास था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। द लास्ट थिंग इज कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आपको पता है कि प्रॉपर्टी किसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स प्रॉपर्टी है मेटल्स की, सब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, आपको पता है कि सारे इस तरफ मेटल्स होते हैं और इस तरफ जाएंगे तो आपको नॉन मेटल मिलेंगे। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कैसे? आपके पास एक स्टेयरकेस लगी होती है, स्टेयरकेस में अगर आप ऊपर देखें तो नॉन मेटल होता है, नीचे मेटल होता है। तो ऊपर कार्बन, सिलिकॉन, नीचे जर्मेनियम एंड लेड आ जाएगा। तो नीचे की तरफ अगर ये ट्रेंड है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो फिर इसलिए इनकी कंडक्टर्स भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा फ्री होंगे उतना ज्यादा कंडक्टर्स हो जाएगी। डाउन द ग्रुप कैटायनिक रेडियाई बिकम लार्जर, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। तो ये वाली बात जो है जो भी हमने यहाँ पे कहीं पे की थी, तो यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम उठा के ले जाते हैं वहां पे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको समझाने के लिए तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्हें कंडक्ट करना है उनको हमने यहाँ पे जान से हटा दिया बीच में से, हम इनकी ये शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। उनको जो फोर्सेस जिन्होंने खींचा हुआ यहाँ पर फोर्सेस वीक है, जबकि यहाँ पर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है छोटा साइज होने की वजह से। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अ लिटिल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव मोर बिकॉज दे आर लूजली हेल्ड। तो इस बात को हम समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। Due to larger radii, electrostatic forces between metal ions and free electrons decreases. इलेक्ट्रॉन फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड सो ग्रेटर कंडक्टर्स होते हैं। इस केस में हमारे पास इन एलिमेंट्स में से इन तीनों ने कंडक्ट करना क्योंकि तीनों मेटल्स हैं। तो सोडियम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर ऑल दे आर मेटल्स, दे कैन सेट फ्री देयर इलेक्ट्रॉन्स सो दे कैन कंडक्ट। फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सो कंडक्टर्स इंक्रीजेस। ऑल मेटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सिलिकॉन जो है इसकी लो कंडक्टेंस होती है, इट्स अ सेमी कंडक्टर।
इसकी कंडक्टेंस सेमीकंडक्टर होता है, आपको पता है माइक्रोचिप्स में यूज होता है, और बाकी सारे जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे, और कंडक्टेंस किसी सब्सटेंस की जीरो नहीं होती, ठीक है। इनकी तकरीबन 9 कंडक्टेंस में लिखा है, नेग्लिजिबल कंडक्टेंस होती है, और कंडक्टेंस किसी पार्टिकल की जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि each and every particle is made of protons and electrons, तो वो लाजमी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब इस चैप्टर का जो समरी है वो यहाँ पर दी हुई है आपको, लेकिन समरी के साथ साथ जो है एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दें हम कि अगर एटॉमिक रेडियस का ग्राफ हो, एटॉमिक रेडियस का, तो कौन सा ग्रुप टॉप पे होगा? ग्रुप 1 टॉप पे होगा। इस तरीके से अगर आपके पास आयनिक रेडियस का ग्राफ हो तो उसमें ग्रुप 5 टॉप पे होगा, मतलब P-3 की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन के बारे में डाउट है? इधर डाउट नहीं है, यहाँ पर हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास इन ग्राफ्स को बनाने की भी कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये हमने पूरा थर्ड पीरियड लिख लिया। इसमें हमारे पास ग्राफ जो है कुछ ऐसा आ जाता है। आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि शुरू में यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा और फिर यहाँ से यहाँ भी डिक्रीज करेगा। सिलिकॉन को आपकी मर्जी है कहाँ पे पुट करना है, वो 2 पोजिशन की बनती है, 1:3 के ग्राफ होगा, या तो फिर ऐसे कनेक्ट कर दें इसको या फिर ऊपर से कनेक्ट कर दें इसको, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा ग्राफ है हमारे पास वो है द थर्ड ग्राफ इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में उसका तो ग्राफ सबसे अनयूजुअल है, आपको पता है कि उसमें जिगजैग सा बना होता है कुछ, तो उसमें आपको पता है कि पहले 2 बढ़ जाएंगे, फिर नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर फास्फोरस में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और इस तरीके से ये टॉप पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप टॉप पे होता है? ग्रुप 8 टॉप पे होता है, नोबल गैसेस। अगर फोर्थ की बात करते हैं हम, तो फोर्थ में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो कंडक्टर्स में हमारे पास ग्रुप 3 जो है, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो टॉप पे होगा। तो इस बेस के ऊपर 1, 2 और 3, फिर सिलिकॉन और ये सारे के सारे एक जगह पे होते हैं। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। एंड द लास्ट ग्राफ इज मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये हो जाएगा आपके पास फिफ्थ ग्राफ, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें आपके पास ग्रुप 4 जो है वो टॉप पे होगा, मतलब सिलिकॉन मैक्रोमोलेक्यूल। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमारे पास ये ग्रुप 4 टॉप पे होता है, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से, और इसमें जो है फिर हमारे पास ये थोड़ा सा जिगजैग ऐसा कुछ होता है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसको जब आपके पास ग्राफ आएंगे उसमें एटॉमिक नंबर लिखे होंगे या ग्रुप में एलिमेंट्स लिखे होंगे, तो आप लोग पहचान जाएंगे कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे आपको, तो फिर जो है ये बात और क्लियर हो जाएगी ना। ये ग्राफ जो है ना एटॉमिक रेडियस का, आप डेटा वगैरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। आयनिक रेडियस की भी वैल्यूज गिवन है, ये भी बना सकते हैं डायरेक्ट। IE की वैल्यूज भी गिवन है, ये भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, डेटा वगैरह यूज करेंगे। वैसे अगर आप लोग इसको 1-2 दफा बना लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए अगर ये ग्राफ आते भी हैं आपके पास, ये 3, ये 1-1 मार्क का होगा, और ये वाले दोनों, ये वाला ग्राफ भी 2 मार्क का होगा कम से कम, ये वाला ग्राफ भी 2 मार्क। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।